Hello everyone, welcome to our channel Endocrine Army. So today we'll study gravitation. हमें पता है ग्रेविटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है एंड हर साल एक क्वेश्चन आता है और इजी टॉपिक है, बहुत जल्दी हम इसको कवर कर सकते हैं. सो टुडे विल स्टडी ग्रेविटेशन. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. ग्रेविटेशन. अब ग्रेविटेशन होता क्या है, हमें पता है ग्रेविटेशन एक फोर्स है. पूरे यूनिवर्स में ये फोर्स लगती है. हमें पता है ग्रेविटेशन बोलता है एवरी मास और ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास और ऑब्जेक्ट. हर मास और ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है. तो इसी किस फोर्स की वजह से अट्रैक्शन होते हैं, ये होती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशन की वजह से ही अट्रैक्शन होती है. तो इसका फॉर्मूला होता है G m1m2/r². तो G m1m2 और ये G क्या है, G होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और इसकी वैल्यू हमें बिल्कुल याद रखनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. अब ये यूनिट कहाँ से आई, यूनिट का डेरिवेशन देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इजी है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इस टॉपिक पे, जस्ट एग्जाम में स्कोर हो जाए इतना. तो हमें पता है ये हम इस फॉर्म में भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं. ठीक है, आ गया. अब एफ को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन. आर को लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर. और m1 मास केजी, ये मास भी केजी. m1 m2 क्या है, मास. दो मास जिनके बीच में ये फोर्स लग रही है, ये दोनों मास है. और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसको हम बोल रहे हैं r². इन दोनों के बीच में ये फोर्स लग रही है और ये मास 1 है, ये मास 2 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है r. तो r को क्या होएगा, मीटर में होगा r. केजी तो क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर. केजी मल्टीप्लाई केजी तो केजी स्क्वायर. तो यूनिट हमारी ड्राइव हो गई. नेक्स्ट आता है डायमेंशन. डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. डायमेंशन तो बिल्कुल ही आना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है यूनिट एंड डायमेंशन से. m-1 L3 T-2. डायमेंशन को हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं, बट बेटर होगा कि हम याद कर लें. यूनिट एंड डायमेंशन में हम पढ़ेंगे कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं, बट अभी बेटर है कि हम इसको याद कर लें. नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम. मतलब अगर ये दो मास है, जैसे ये m1 है m2 है, अभी हमने इसको एयर में रखा है. नेक्स्ट अगर इस मास को हम उठा के वाटर में डाल दें, मान लेते हैं इनके बीच का डिस्टेंस r है और हमने डिस्टेंस नहीं चेंज किया, r ही डिस्टेंस है. यहाँ पे फोर्स लग रही है 10 न्यूटन. अगर हमने इसको वाटर में डाल दिया तो कितनी फोर्स लगेगी, ये क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा नीट में. तो हमें पता है, क्या पता है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ना, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम. मतलब हम किसी भी मीडियम में रख दें, फोर्स कांस्टेंट ही रहेगी, फोर्स नहीं चेंज करेगी. तो यहाँ पे वाटर में क्या हो जाएगी, इसकी 10 न्यूटन ही रहेगी, बिकॉज डिस्टेंस सेम है, मास दोनों सेम है, सब कुछ सेम है, जी तो कांस्टेंट ही होता है, तो इसलिए इसकी फोर्स भी क्या रहेगी, कांस्टेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. दैट मीन्स कि इनका जो वर्क डन होता है दैट डजंट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन. तो वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ कितना होगा इसका, हमने वर्क पर एनर्जी में पढ़ा होगा या पढ़ लेंगे. तो इनका जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है क्लोज पाथ में. तो ये ध्यान रखना है कि क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो है. ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये पाथ टेकन पे नहीं डिपेंड करती है. इसका जो वर्क डन होता है वो पाथ पे नहीं डिपेंड करता है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट हम आते हैं इसके वेक्टर फॉर्म पर. ये भी इंपॉर्टेंट है. इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, -G m1m2/r². ये होता है इसका वेक्टर फॉर्म. अब हम ये कहें ये माइनस क्यों लगाया, तो माइनस इंडिकेट्स दैट द फोर्स इज अट्रैक्टिव. अब हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. तो हम ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी पढ़ेंगे. सेम इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड ग्रेविटेशन बहुत रिलेटेड है आपस में, तो हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी पढ़ेंगे. इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या होता है, अगर चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव होंगी तो रेपल करेंगे, हमें पता है. तो यहाँ पे ये इसका पॉजिटिव साइन नहीं आएगा, बिकॉज ये नेगेटिव साइन नहीं आएगा. नेगेटिव साइन सिर्फ डिनोट करता है कि हमारी जो फोर्सेज हैं ये अट्रैक्टिव है. तो दोनों मास आपस में अट्रैक्शन ही होगा, कभी भी एक दूसरे को दूर नहीं करेंगे, रेपल नहीं करेंगे, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे. तो हम क्या लिख सकते हैं, आर कैप को हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. वैसे तो ये फॉर्म याद रखो, बाकी आर कैप में ऐसे याद रखो, ये आर कैप का है. ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं G m1 m2. आर कैप को हम क्या लिख सकते हैं,
आर वेक्टर अपॉन में आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर और ये भी आर है तो अब क्या हो जाएगा ये माइनस जी m1 m2 आर वेक्टर अपॉन में आर का क्यूब। इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस साइन क्या बताता है, फोर्स इज अट्रैक्टिव। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है, ये वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फॉर्म तो हमें याद ही रखना है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, मान लेते हैं हमारे पास दो बड़े बड़े मासेस हैं, ये इतना बड़े बड़े हैं, और तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि हमें डिस्टेंस यहाँ से मेजर करना है या फिर यहाँ इनके सेंटर से मेजर करना है। तो आंसर है सेंटर से मेजर करना है। इनकी जो सेंटर ऑफ मास है हमें हमारा डिस्टेंस वहाँ से लेना है, ना कि हमें यहाँ से, बिकॉज यहाँ से लेंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो हुआ ही नहीं। तो हमेशा सेंटर ऑफ मास देखो इसका कहाँ है, सेंटर ऑफ मास से इन दोनों का डिस्टेंस लिया जाता है तो आर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है कि ये मास m, ये m, तीनों मास हमारे एक ट्राइंगल में रखे गए हैं। ये डिस्टेंस l है, ये l है, ये l है, और हमने क्या किया, सेंटर में एक 2m मास रख दिया। तो अब इन्होंने पूछा है कि नेट फोर्स बताओ 2m मास पे। तो चलो इसको सोल्व करके देखते हैं, बहुत ईजी है। हमें क्या दिया है, एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फोर्स निकालनी है, तो हमें पता है यहाँ पे m रखा है, यहाँ पे 2m रखा है, ठीक है। ये कहाँ रखा है, ये 2m मास इसके सेंट्रोइड पे, मतलब सेंटर ऑफ द ट्राइंगल पे। तो हमें पता है ये m है, ये 2m है, तो 2m क्या करेगा, m क्या करेगा, 2m को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और किस फोर्स से करेगा, हमें पता है जो नेट फोर्स होगी वो होगी 2F। ठीक है, हमने क्या कर ली किया, g m और ये दूसरा मास क्या है 2m अपॉन में आर स्क्वेयर, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जी 2 को आगे लेके आए 2m स्क्वेयर अपॉन में आर का स्क्वेयर, ये पूरा हमने इसको बोल दिया f, तो क्या हो गया 2f। ओके, यहाँ पे भी m है तो यहाँ पे भी फोर्स कितनी 2f, सेम पिछले वाले की तरह से यहाँ पे भी 2f, तो क्या फोर्स लग रही है 2f 2f 2f। अब ये चीज़ हमने वेक्टर में पढ़ी है कि अगर ऐसे 2f 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 इस फॉर्म में लगते हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाते हैं, तो एफ नेट कितनी हो गई 0। आई होप ये समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि ये 2m, ये m एंड m तीनों एक ट्राइंगल के कॉर्नर पे रखे हुए हैं एंड 2m इनके सेंट्रोइड में, और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये साइड ये साइड ये साइड तीनों साइड इक्वल है। तो हमें बतानी है नेट फोर्स ऑन 2m, जो मिड में रखा है सेंट्रोइड पे रखा है उस पर नेट फोर्स। चलो नेट फोर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले 2m के बीच की फोर्स हमें पता है क्या होगी, g 2m अपॉन में r का स्क्वायर, ठीक है। g अब 2 क्या हो गया 4m स्क्वायर r स्क्वायर, तो इसको क्या बोलते हैं 4f। तो क्या ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग रही है 4f। ओके, अब इन दोनों के बीच में क्या लगेगी 2f, सेम सिमिलर हमने ऐसे किया, और इन दोनों के बीच में भी क्या लगेगी 2f, ठीक है। तो इन दोनों की जो नेट फोर्स हो जाएगी वो कहाँ होगी, इसकी 2f इधर, इसकी 2f इधर, तो बीच में कितनी लगेगी फोर्स 2f। तो कैसे था हमारा, हमें क्या कैसे किया है, ऊपर 4f नीचे 2f, बिकॉज क्यों, इधर भी 2f थी और इधर भी 2f थी, तो बीच में 2f आ गई इनकी, तो हमारी नेट फोर्स इन दोनों को कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट फोर्स कितनी आएगी 2f, दैट मीन्स 2gm स्क्वेयर अपॉन r का स्क्वेयर। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स बिटवीन टू इक्वल मास ऑब्जेक्ट्स इज f, इफ 25% मास इज ट्रांसफर्ड टू अदर मास ऑब्जेक्ट द न्यू फोर्स इज। हमें क्या बोला है, टू इक्वल मासेस गिवन है, ठीक है। अब इन दोनों के जो फोर्स है इन दोनों के बीच की वो f है, ओके। अगर हम इसका 25% इसको दे दें तो अब न्यू फोर्स पूछिए हमें, कितनी न्यू फोर्स हो जाएगी अगर इसका 25% इसको दे दें हम, तो क्या हो जाएगा, अगर 25% दे देते हैं तो कितना बचेगा इसके पास 75% रिमेनिंग होगा, और वो क्या होगा 3/4 ऑफ m। इसके पास ऑलरेडी m है, प्लस m/4 इसके पास आ जाए तो कितना हो जाएगा 5m/4।
तो नए मासेस क्या हो गए 3m/4। नेक्स्ट क्या हो गया 5m/4। ठीक है। अब हमें पूछा है कि न्यू फोर्स कितनी होगी, तो हमें पता है न्यू फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है Fg(m1m2)/r²। जी तो जी रहेगा, यहाँ पे भी जी था। m1 क्या हो जाएगा 3m/4, 5m/4, और इनकी जो डिस्टेंस थी वो तो चेंज ही नहीं हुई है, डिस्टेंस यहाँ पे भी r² थी, इन्होंने सिर्फ मास को चेंज किया, यहाँ पे भी r है, तो क्या हो जाएगा 15m²/16r²। तो नेट फोर्स क्या हो गई 15/16f, क्योंकि यहाँ पे हमारी कितनी फोर्स थी G(m1m²)/r²। तो इसको क्या हमने माना था F, तो न्यू फोर्स कितनी हो जाएगी, इसको हमने फिर से क्या मान लेंगे F, तो क्या हो जाएगा 15/16f। नेक्स्ट टॉपिक आता है G, स्मॉल g, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके अब ये जो स्मॉल जी होता है इसकी होती है यूनिट 9.8 मीटर/सेकंड²। ठीक है। अब ये स्मॉल जी हमें आता कहाँ से है, इसका डेरिवेशन एक बार देखते हैं। हमें पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं G(m). अब हम देख लेते हैं कि मान ये स्मॉल जी होता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ड्यू टू अर्थ बोल सकते हैं हम इसे। मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है जिसका मास है m, और इस पे मान लेते हैं आप खड़े हो स्मॉल m मास के, हाथ बना देते हैं आपके स्मॉल m मास के, और ये जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर तक का ये r है। तो हम ये इसकी ग्रेविटेशन फोर्स निकालते हैं कि अर्थ हम पे कितनी फोर्स लगा रही है, वो कितनी होगी स्मॉल m आपका मास, देन कैपिटल M अर्थ का मास, और आपके बीच का डिस्टेंस कितना है जो अर्थ के सेंटर ऑफ मास से लेके आपका डिस्टेंस होगा वो होगा r²। r क्या है यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं mg, जी के एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखा है क्योंकि बिकॉज हम अर्थ के ऊपर कर रहे हैं सब कुछ। अब ये m से m गया तो क्या आ गया g का फॉर्मूला G(m/r²। ठीक है। अब इसका एक और फॉर्म आता है, वो किसकी फॉर्म में आता है डेंसिटी की फॉर्म में। हमें पता है डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी की फॉर्म में बहुत आता है, क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं इसके ऊपर। तो हम मास को क्या हम किसको लिख सकते हैं, मास को हम लिख सकते हैं ना ρV मास, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं ρV/r²। अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होती है, वो होती है 4/3πr³। तो वैल्यू पुट करते हैं g(ρ) 4/3πr³/r²। तो क्या बना ये 4/3πg(ρ)r। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है एंड ये भी इंपॉर्टेंट। इसके डेरिवेशन से भी कर सकते हैं। हमें पता है मास कितना होता है ρV होता है, v की वैल्यू पुट करी 4/3πr³, उसको सोल्व किया एंड आंसर आ गया 4/3πg(ρ)r। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस r एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें पता है डेंसिटी की फॉर्म में हमें g का फॉर्मूला पता है, ये होता है। अब मीन डेंसिटी पूछी है तो मतलब डेंसिटी पूछी है, तो हम क्या कर देंगे डेंसिटी निकाल देंगे। अगर ये फॉर्मूला पता है तो इससे हम यहाँ तक इजीली पहुँच सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन आता है कि क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ 2 प्लैनेट्स इज r1 एंड r2, हमें गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है, कितनी है ρ1 एंड ρ2। अब पूछा है रेशियो ऑफ ग्रेविटी एट सरफेस, तो हमें पता है जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ρr से। ओके और हमें पता है ये कहाँ से आया है, ये फॉर्मूले से आया है 4/3πg(ρr), तो ये तो पूरा क्या है कांस्टेंट है, तो ρr के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो g1/g2 कितना हो जाएगा ρ1r1/ρ2r2। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अर्थ सडनली
shrinks to half of its present radius, keeping mass same, न्यू जी कितना होगा इसका? तो हमें पता है इसका जो जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जी एम अपन में आर, ओरिजिनल फॉर्मूला इसका ये होता है। अब क्या बोला कि अगर अर्थ इसकी हाफ रेडियस से श्रिंक कर जाए, जितना रेडियस है उसका आधा रेडियस हो जाए, मास सेम है, तो न्यू जी कितना होगा? तो जी डैश हमारा न्यू जी है और अपॉन में जी, ठीक है। कंपैरिजन में निकालना है कितने टाइम्स हो जाएगा हमारा जो प्रेजेंट जी है, कितने टाइम्स हो जाएगा न्यू जी। तो हमें क्या करना है पता है, जी एम अपॉन में आर, तो हमें पता है आर बाई 2 हो गया क्योंकि हमें बोला है हाफ, तो आर का स्क्वायर। और क्या हो गया यहाँ पे, हमें पता है ये उल्टा हो ही जाएगा बिकॉज इसके रेसिप्रोकल में आएगा, इतनी मैथ्स तो आती होगी। तो जी एम से जी एम कट गया, आर स्क्वायर और ये ऊपर जाएगा 4, तो क्या आंसर आ जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया तो 4 टाइम्स ऑफ जी, जी डैश कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल जी। अब इस पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। जो डाउट्स हो यू कैन कमेंट देयर। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।